शादी होने के बाद ना खर्चे डबल नहीं 3 या 4 गुना भी हो जाते हैं। हस्बैंड को कई बार लगता है कि यार प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए और वाइफ को लगता है कि नहीं यार गोल्ड इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। तो इसके लिए मैंने बनाया हुआ है एक सिंपल सा फ्रेमवर्क, यस फ्रेमवर्क, एंड दैट फ्रेमवर्क इज, मेरी शादी को ऑलमोस्ट 5 साल होने वाले हैं और जैसा मैंने उस टाइम पे सोचा था यानी कि 2017 में कि यार ऐसा होगा, ऐसे प्लान करेंगे, ये करेंगे, उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट ये निकला और खर्चे ऑलमोस्ट जितने मैंने सोचे थे उसके कई गुना ज़्यादा बढ़ गए। इसलिए एज अ कपल फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को इंडिविजुअल लेवल पे सोचते हैं और हमें लगता है कि यार बस अब अपने रिटायरमेंट प्लान कर लेंगे या फिर इस तरीके से इसको मैनेज कर लेंगे, जबकि रियलिटी ये है कि आपको एज अ होलिस्टिक देखना होता है, आपको अपने पार्टनर को इन्वॉल्व करना होता है। कई बार जो हम प्लान भी बनाते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा व्यू होता है या फिर मैं ऐसा कह लूं कि हमारा मेजर व्यू होता है, और ये चीज़ मैंने अपने साथ भी कई बार फील की हुई है और ये सच्चाई है। अब चूंकि न्यूक्लियर फैमिली बढ़ती जा रही है खास करके शहरों में, तो ये हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम अपने फाइनेंसेस को प्रॉपरली प्लान करें। एज अ कपल आपको किस तरीके से अपनी पर्सनल फाइनेंस प्लानिंग करनी चाहिए और किस तरीके से मैं करता हूं वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने बनाया हुआ है एक सिंपल सा फ्रेमवर्क, यस फ्रेमवर्क, एंड दैट फ्रेमवर्क इज ग्रो, एंड उसमें हर लेटर स्टैंड्स फॉर समथिंग। शादी होने के पहले हमारी डिपेंडेंसी कंप्लीटली डिफरेंट होती है और वहीं शादी होने के बाद डिपेंडेंसी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीटली चेंज हो जाती है। अब चूंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बदलती है तो हमारा जो सीक्वेंस होता है पर्सनल फाइनेंस का वो चेंज हो जाता है या फिर मैं कहूं वो अपग्रेड हो जाता है। तो सबसे पहली चीज ये नहीं होती कि हम कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम कौन सा स्टॉक खरीद रहे हैं, ना, हमारी सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमारे साथ जो पार्टनर है वो हाईली प्रोटेक्टेड हो, हम फाइनेंशियली हाईली प्रोटेक्टेड हो और आई वुड से गार्डेड हो। तो वो गार्ड कैसे करें, इसीलिए जो सबसे पहला ग्रो फ्रेमवर्क का स्टेप है वो है गार्ड योर फैमिली एंड फाइनेंस। सो जी स्टैंड्स फॉर गार्डिंग। अब कैसे हम गार्ड कर सकते हैं अपनी फैमिली और फाइनेंस को? सबसे पहले जो अनएक्सपेक्टेड चीज होती है फैमिली में वो होती है मेडिकल इश्यूज। जब भी आप कोई फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो सबसे पहला आपके पास जो है उसको तो पहले प्रोटेक्ट करो। ऐसा ना हो कि घर में कोई बीमार पड़े या फिर आपका पार्टनर बीमार पड़े और आपके पास जो भी सेविंग है वो अचानक से पूरी तरीके से वाइप आउट हो जाए। तो सबसे पहली चीज होती है हेल्थ इंश्योरेंस, और कोविड ने ये सबको सिखा दिया कि हेल्थ इंश्योरेंस कितना ज्यादा जरूरी है। अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता तो आप कितना ज्यादा ब्लीड करते हो मेडिकल सिचुएशंस में, और ये मेरे साथ भी हो चुका है। इवन आप भी अगर अपने आसपास नजर घुमा करके देखोगे आपको ऐसी बहुत सारी फैमिलीज मिल जाएंगी जिनके कई सालों की कमाई सिर्फ और सिर्फ हेल्थ इश्यूज की वजह से खत्म हो गई। वहीं जो दूसरा स्टेप होता है टू गार्ड अवर फैमिली और फाइनेंस वो होता है टर्म इंश्योरेंस लेना। आप दोनों में से जो भी अर्न कर रहा है उसका टर्म इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए एक रीजनेबल अमाउंट का। अगर गलती से आप दोनों में से किसी को कुछ होता है तो कम से कम सामने वाला इमोशनली भले स्ट्रगल करे, फाइनेंशियली स्ट्रगल तो ना करे। अभी की न्यूज है कि सिंगर के अचानक से लाइव कॉन्सर्ट करते हुए ही उनकी डेथ हो गई। अब आप सोचो अगर ऐसा कुछ होता है हमारी लाइफ में और हमारे पास प्रॉपर टर्म इंश्योरेंस नहीं है कि हमारी डेथ के बाद हमारी फैमिली को एक रीजनेबल अमाउंट मिलना चाहिए एटलीस्ट, ताकि वो फाइनेंशियली स्ट्रगल ना करे, तो आपकी नंबर 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके पास एक टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। एंड नंबर 3 इमरजेंसी फंड। बहुत सारी ऐसे कई बार इमरजेंसी आती है, जॉब से रिलेटेड इशू कई बार आ जाती है, उस समय इनकम अचानक से रुक जाती है। ऐसे टाइम के लिए आपके पास मिनिमम 6 to 9 मंथ का इमरजेंसी फंड आराम से होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने अभी जॉब से रिजाइन किया है, नाउ आई एम मेकिंग दीज वीडियोस फुल टाइम, तो मेरे पास एटलीस्ट 6 to 9 मंथ का रनवे जरूर होना चाहिए। एक बार आपने फैमिली को अपने गार्ड कर दिया, यानी कि जी आपने एक बार एग्जीक्यूट कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है रिकॉर्ड। आप ये चीज सोचो कि जितनी भी कंपनियां हैं, गूगल, फेसबुक, सब लोग डेटा रिकॉर्ड करते हैं हमसे, हम कौन से बटन पे क्लिक कर रहे हैं, हम फोन कब यूज कर रहे हैं, कितनी बार यूज कर रहे हैं, सब कुछ वो रिकॉर्ड करते हैं और उस डेटा को एनालाइज करके वो अपना सिस्टम इंप्रूव करते हैं। लेकिन जब हमारे डेटा की बात आती है, हमारे खुद के डेटा की बात, तो हम रिकॉर्ड नहीं करते। हम ये समझ ही नहीं पाते हम अपने फाइनेंस के साथ कैसे बिहेवियर कर रहे हैं, हमारा बिहेवियर हमारे पैसे के साथ कैसा है। जब हम साल भर में बैठते हैं तो हमें लगता है यार इतना तो कमाया, लेकिन साल के अंत में बचता कुछ नहीं है। तो हमें हमारे फाइनेंस को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है। इसीलिए आपको ट्रैक करना चाहिए
आपके एक्सपेंसेस, आपकी सेविंग्स और आपके इन्वेस्टमेंट कि आप प्रॉपरली अपने पाथ पे हो या नहीं। इससे आपको सबसे पहले अवेयरनेस आएगी एज अ कपल, एज अ फैमिली कि यार क्या हो रहा है हमारे पैसे के साथ, या नहीं बच रहा है, या कितना लोन है, या कितना डेट में जा रहा है। बहुत सारी चीजें आपको मालूम पड़ेगी। अब ये एक्सेल शीट में आप देखो कि किस तरीके से मैं लंबे टाइम से अपने फाइनेंसेस को रिकॉर्ड करता हूँ और मैं इसको देखता हूँ कि यार कहाँ पे ज़्यादा पैसे जा रहे हैं, कहाँ पे नहीं जा रहे हैं, है ना। उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस आती है। फाइनेंसेस को रिकॉर्ड करने से ही आपको बजटिंग करने में हेल्प मिलेगी। बॉटम लाइन ये है कि आपका बजट डिक्लेयर होना चाहिए। मैं यहाँ पे ये नहीं बात कर रहा हूँ कि बहुत कम खर्चा करो, एकदम मिजरेबल लाइफ जियो, नो, बट इट शुड बी प्लान्ड। आपका बजट डिक्लेयर होना चाहिए और आप दोनों को बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए कि यार इस बकेट में इतना खर्चा है, इस बकेट में इतना खर्चा है, इस बकेट में इतना खर्चा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आता है ग्रो फ्रेमवर्क में, ओ यानी कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्लानिंग। आप दोनों को मिल के साथ में, नॉट अ सिंगल पर्सन, याद रखो नॉट अ सिंगल पर्सन, दोनों को साथ में बैठ के एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्लानिंग बनानी। एज अ कपल अगर आप दोनों साथ में बैठ के प्लान करोगे, बेबी कब आएगा, उसका एजुकेशन ऑलमोस्ट किस तरीके से होगा, वेकेशन पे जाना है, गाड़ी लेनी है, घर लेना है, जो भी चीज़ें आपको लगता है एक बल्क अमाउंट का खर्चा आने वाला है, उसको लेकर के सबसे पहले ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्लानिंग करो और उसके सामने ईयर्स लिखो कि कौन से ईयर्स में अप्रॉक्सीमेटली कितना खर्चा आएगा, अप्रॉक्सीमेटली अमाउंट लिखो, है ना। उन गोल्स को डिवाइड करो शॉर्ट टर्म में, मिड टर्म में, लॉन्ग टर्म में, कि कौन सा गोल कब आने वाला है। अब जो शॉर्ट टर्म के गोल है उसके लिए इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अलग होगी, जो मिड टर्म के गोल है उनके लिए इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कंप्लीटली डिफरेंट होगी। वहीं जो लॉन्ग टर्म के गोल है, चाहे वो रिटायरमेंट हो, घर हो, बच्चों की शादी हो, उसको लेकर के इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कंप्लीटली डिफरेंट होगी। अब आप दोनों ने चूंकि मिल के साथ में ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्लानिंग की है, नाउ यू बोथ आर वेरी वेरी क्लियर कि करना क्या है। वरना कई बार क्या होता है, हस्बैंड के माइंड में कुछ और चल रहा होता है, वाइफ के माइंड में कुछ और चल रहा होता है, दोनों का कंप्लीटली डिफरेंट बैकग्राउंड होता है, दोनों ने अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को अलग अलग टाइप के इन्वेस्टमेंट करते हुए देखा होता है, तो दोनों के माइंड में अलग अलग थियरी, अलग अलग थॉट और अलग अलग व्यूज होते हैं। जब तक आप उसको साथ में बैठ के एक पेपर पे नहीं लाओगे, ये डिस्प्यूट चलता ही रहेगा। मैं और पल्लवी भी कई बार साथ में बैठते हैं और डिस्कस करते हैं यार क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे मैं कई बार पल्लवी को बोलता हूँ यार घर तो खरीदना नहीं है, रेंट पे रहेंगे चलेगा, अगर लेना भी होगा तो हम अपने गांव में घर को बनाएंगे या फिर टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में लैंड वगैरह खरीदेंगे। बट शहरों में 1-2 करोड़ का घर लेना मुझे रीजनेबल नहीं लगता, उनको रीजनेबल लगता है। तो उनका अपना व्यू है, मेरा अपना व्यू है, बट हम साथ में बैठ के एटलीस्ट एक प्लान बनाते हैं यार क्या करना चाहिए, क्या मोस्ट रीजनेबल चीज़ें हैं। करेक्ट। ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्लानिंग में ये मेरा ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्लानिंग है, ये मैंने काफ़ी कुछ इसमें लिख रखा है यार, ये ऐसे होना चाहिए, ये यहाँ पे होना चाहिए, ये इतने पैसे इसमें लगेंगे। इससे मुझे काफ़ी कुछ अवेयरनेस आती है। एक बार आपने ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्लानिंग कर दी, देन इट बिकम्स वेरी वेरी क्लियर कि आपका इन्वेस्टमेंट कैसा होना चाहिए, यानी कि वेल्थ क्रिएशन स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए। सो W स्टैंड्स फॉर वेल्थ। सो ग्रो फ्रेमवर्क में G स्टैंड फॉर गार्ड, R स्टैंड फॉर रिकॉर्ड, O स्टैंड फॉर ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्लानिंग एंड W स्टैंड फॉर वेल्थ क्रिएशन। अब वेल्थ क्रिएशन में आपको पर्सनल फाइनेंस सीखना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट कैसे करनी होती है, सोचना कैसे होता है, कौन से एसेट क्लास में पैसा डिप्लॉय करना होता है, रियल स्टेट में कब डिप्लॉय करना होता है, गोल्ड में कब डिप्लॉय करना होता है, स्टॉक्स में कब डिप्लॉय करना होता है, या फिर म्यूचुअल फंड में कब डिप्लॉय करना होता है। अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं, अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स हैं, PPF है, NPS है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप बेसिक उनको समझो कि किसका क्या नीड है, किसका क्या रिक्वायरमेंट है, और उसके हिसाब से अपने पैसे को प्लान करो। वरना लोग क्या करते हैं, ना तो अपने फैमिली को गार्ड करते हैं, ना अपने फाइनेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं, ना ही कोई ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्लानिंग होता है। रैंडम डिसीजन लेते हैं। एक काम करते हैं, 5,000 की SIP कर देते हैं, 2,000 की SIP कर देते हैं। क्यों भाई? 5,000 क्या आपके पास मैक्स अमाउंट है, या फिर क्या ये नीड आपकी पूरी करेगा फ्यूचर की? नो ना। हाँ, अगर आप स्टार्ट करने के लिए जस्ट कर रहे हो तो कर दो, बट एंड ऑफ द डे आपको प्लान करके देखना पड़ेगा कि क्या आज का 5,000 रुपये आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो 10 साल के लिए, 12 साल के लिए, वो आपके गोल तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। अगर वो नहीं पहुंचेगा तो कम से कम आपको अवेयरनेस तो आए कि यार ये नहीं पहुंचेगा, इसको इंक्रीमेंट कराने की जरूरत है, इसमें मुझे और वैल्यू ऐड करने की जरूरत है। दूसरा पॉइंट, अगर आप अपने फाइनेंसेस को ट्रैक करोगे तो आपको ये भी मालूम पड़ सकता है कि यार मैं तो 10,000 इन्वेस्ट कर सकता हूँ, है ना, मेरे पास ज्यादा पैसे बच रहे हैं, तो मैं सिर्फ 5,000 ही क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूं। एक काम करता हूं, अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देता हूं मैं। करेक्ट। सो इस तरीके से आप अपने फाइनेंसेस को आराम से बैठ के एज अ कपल फिक्स कर सकते हो। याद रखो, मनी एक ऐसा टॉपिक है जो ऑकवर्ड भी है, टेंस भी है और अनकंफर्टेबल करने वाला है, लेकिन बात ना करने से इसका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगा, बात करने से इसका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अगर इंटेंशन सही हो तो प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। सो ये सिंपल सा फ्रेमवर्क था। आई होप ये आपको हेल्पफुल लगा होगा और आप
साथ में बैठ के इस फ्रेमवर्क के थ्रू अपनी लाइफ को, अपने पर्सनल फाइनेंस को आराम से बैठ के फिक्स करोगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।